हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्क्वायर ऑपोजिशन के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। साथ ही साथ इस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी करेंगे, जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं स्क्वायर ऑपोजिशन की डिफिनेशन की बात करूं तो इसके डिफिनेशन को समझने से पहले हमें स्टेटमेंट के बारे में समझना पड़ेगा कि स्टेटमेंट क्या होता है, जिसे हम कथन बोलते हैं। क्लियर है? अब पहले इसे समझते हैं, तब हम इसके डिफिनेशन को समझ पाएंगे। अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो हम जब भी कोई स्टेटमेंट बोलते हैं, ये हमेशा दो तरह के स्टेटमेंट बोलते हैं। पहला स्टेटमेंट होता है जिसे डायरेक्ट स्टेटमेंट बोलते हैं, दूसरा होता है इनडायरेक्ट। अब ये क्या है, जैसे कि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूँ कि मैंने एक कॉइन टॉस किया। कॉइन टॉस करने के बाद मेरा हेड आता है, तो मैं आपको डायरेक्टली बोलता हूँ कि मेरा हेड है, तो इसी टर्म्स को आप डायरेक्ट स्टेटमेंट कहते हैं। और डायरेक्ट स्टेटमेंट का फर्दर कोई एक्सप्लेनेशन और रीजनिंग नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको अपने ऑब्जेक्ट के बारे में डायरेक्टली बता दी। लेकिन बात आती है इनडायरेक्ट स्टेटमेंट की। अगर मैं इसी टर्म्स को अगर ऐसे बोल दूं कि मेरा टेल नहीं आया, तो आप समझ गए कि मेरा क्या है। तो इस तरह के स्टेटमेंट को बोलना इनडायरेक्ट है और इनडायरेक्ट स्टेटमेंट कहलाता है। और इनडायरेक्ट स्टेटमेंट का फर्दर बहुत सारे एक्सप्लेनेशन होते हैं और बहुत सारे रीजनिंग होते हैं, उसी टर्म्स को डिफाइन कराना स्टेटमेंट कहलाता है। बात समझ में आया? तो हमारे सिलेबस में जैसे मैंने कहा मेरा टेल नहीं आया, ये तो एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट मैंने बोल दिया कि मेरा टेल नहीं आया, तो आपको पता चल गया मेरा हेड है। लेकिन क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इनडायरेक्ट स्टेटमेंट को लिखने के लिए हमारे पास चार तरह के टर्म्स दिए जाते हैं, जिसमें ऑल होता है, सम होता है, नो होता है और सम नॉट होता है। या ध्यान से समझिएगा, ये चार टर्म्स ऐसे हैं जिससे आप किसी भी स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट बना सकते हैं। जैसे मैं इससे लिख दूं कि सम काउज आर ब्लैक, तो यहाँ पे देखिएगा मैंने यहाँ पे भले ये लिखा है कि सम काउज आर ब्लैक, लेकिन यहाँ से काफ़ी बातें आप आगे निकाल सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं सम में भी अदर कलर्स। तो ये एक स्टेटमेंट है, यानी इन चार टर्म्स से कोई भी स्टेटमेंट बनाया जाए वो हमेशा इनडायरेक्ट होता है। फर्दर उस स्टेटमेंट के आप बहुत सारे एक्सप्लेनेशन और रीजनिंग के टर्म्स में काफ़ी बातें निकाल सकते हैं। तो इन चार स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट स्टेटमेंट बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ देखिएगा, जब इन रिलेशन से हम कुछ कंक्लूजन निकालते हैं तो इसी कंक्लूजन को आपको मैं फर्दर सैलोलिज्म बताऊंगा, जिससे सैलोलिज्म कहते हैं। क्योंकि सैलोलिज्म में भी इसी चारों इनडायरेक्ट स्टेटमेंट का यूज होता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मेरा टेल नहीं आया, तो आपको समझ में आ गया कि मेरा हेड है, तो ये कंक्लूजन है और उस कंक्लूजन को सैलोलिज्म बताता है। और उस केस में इन चारों स्टेटमेंट से बना कोई भी टर्म्स आपको स्टेटमेंट का फॉर्म स्टेटमेंट बताता है। लेकिन स्क्वायर ऑपोजिशन क्या कहता है, ये कंक्लूजन नहीं बताता, ये बोलता है कि इन चारों के बीच रिलेशन क्या है। इस चारों के बीच जो रिलेशन को डिफाइन करता है वही स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन कहलाता है। आप बात समझ में आ गया कि कंक्लूजन तो सैलोलिज्म बताएगा, लेकिन इसका रिलेशन वो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन बताता है। तो अब इसके डिफिनेशन को आप बोल सकते हैं कि स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन इज अ मेथड टू डिफाइन द रिलेशन बिटवीन द प्रोपोजिशन। क्लियर है? और चूंकि ये रिलेशन बताता है इसलिए इसे प्रोपोजिशन कहते हैं। ऑल्दो आप इसे स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, लेकिन इस टॉपिक में हम इसे प्रोपोजिशन बोलते हैं। आप समझ में आ गया कि इनके बीच अब रिलेशन क्या होगा, वो स्क्वायर ऑपोजिशन डिफाइन कर देगा। अब बात आपको क्लियर हो गई। अब आइए, अब मैं स्क्वायर ऑपोजिशन की बात करूं तो इस स्क्वायर ऑपोजिशन में हमें दो टर्म्स पढ़ना पड़ेगा। जैसे प्रोपोजिशन, जैसे मैंने अभी बताया हमारे सिलेबस में चार तरह के प्रोपोजिशन है। आप चाहो तो इसे स्टेटमेंट बोल लीजिए, डजंट मैटर, बट प्रोपोजिशन बोलना ज़्यादा बेटर है इस टॉपिक में। तो हमारे पास ये चार प्रोपोजिशन है और इन चारों प्रोपोजिशन के डिटेल समझना पड़ेगा कि इसे हम कैसे पहचाने कि कौन सा ऑल है, सम है, नो है, नेचर क्या है, नोटेशन क्या है। तो इन चारों का डिटेल हमें जानना पड़ेगा फर्दर, तब हम इसके बारे में रिलेशन जोड़ सकते हैं। तो हम पहले प्रोपोजिशन को देखेंगे इन चार टाइप में। अब इन चारों के बीच जो रिलेशन है वो पांच तरह के होते हैं। पहले को आप कॉन्ट्राडिक्टरी कहते हैं, फिर कंट्रेरी है, सब कंट्रेरी है, अल्टरनेशन है और सब अल्टरनेशन है। तो ये पांच तरह के रिलेशन हमारे पास इन चार प्रोपोजिशन के लिए बनाए जाते हैं। और इसी रिलेशन को डिफाइन करने के लिए या फिर आप कह सकते हैं कि डायग्रामेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरह के डायग्राम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन डायग्राम कहते हैं। क्योंकि ये सारे रिलेशन इसी डायग्राम के थ्रू ही रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्दर आने वाले वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे कि ये डायग्राम से कैसे हम रिलेशन को शो कर देते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम पहले ये समझेंगे कि आज प्रोपोजिशन के बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। क्लियर हो गया? ये प्रोपोजिशन, ये रिलेशन। आइए अब हम
इस प्रोपोजिशन को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है। ये चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो आपको पता है कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे अपने यूजीसी नेट और जेआरएफ एग्जाम से एक ना एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो इसके लिए हमें ये थ्योरेटिकल पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि ये रिलेशन इन्हीं पॉइंट पे बना होता है। देखिएगा, पहले मैं ऑल टाइप के प्रोपोजिशन की बात करता हूँ, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं ऑल टाइप की अगर मैं बात करूँ तो हमारा पहला काम होता है कि इसे पहचाने कैसे कि गिवन स्टेटमेंट ऑल से है। तो आपके माइंड अगर ऐसा कह रहा हो कि सर हमेशा ऑल का स्टेटमेंट ऑल एक्स इज वाई इस तरह से ही होगा, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि ऑल को पहचानने का एक तरीका ये है कि स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में ही ऑल आ जाए, तो ये भी एक इसकी आईडी है। लेकिन दूसरी आईडी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे नाम का होना। जैसे मैं ये लिख दूं कि राम इज अ बॉय, हमारे पास ये ऑल टाइप का स्टेटमेंट हो जाता है। तो वही आईडी मैंने आपको बताया है कि पहले हमें पहचानना होगा। रिलेशन तो हम बाद में देखेंगे कि कौन क्या रिलेशन है, पहले हमें प्रोपोजिशन को पहचानना काफ़ी कंपलसरी होता है। तो अगर स्टेटमेंट के इनिशियल में स्टार्टिंग में ऑल हो, नेम हो, एज इट इज़ यहाँ पे मैं टाइटल की बात करूँ, ओनली या ग्रुप, इस तरह के अगर टर्म्स होते हैं तो उससे आप ऑल टाइप का स्टेटमेंट बोलेंगे। ऑल्दो आपके प्रीवियस ईयर से जितने भी इस तरह के टर्म्स यूज किए गए हैं मैंने सब के सब यहाँ रख दिए हैं। जैसे कि अगर मैं लिख दूं, जैसे नेम से मैंने लिख दिया राम इज ए बॉय, तो ये ऑल टाइप है। दूसरा हमारे पास टाइटल लिख दूं, जैसे मैं लिख दूं मिस्टर गुप्ता इज एन इंजीनियर, अगर मैं लिख दूं इस तरह से, तो ये भी ऑल टाइप का है। क्योंकि हमारे सिलेबस में एक क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में, बोला गया है मैन इज मॉर्टल, इस तरह से। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था काफ़ी बच्चों को ये प्रॉब्लम आ गई कि पहले ये तो समझें कि ये कौन से टाइप का है, कौन से इनडायरेक्टली टाइप का, और नो, सम या सम नॉट का। लेकिन जब तक आप इसे समझेंगे नहीं तो रिलेशन तो दूर की बात है। इसलिए देखिएगा ये वाला टर्म्स हमारे पास ऑल का होगा। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, जितने भी नाउन वर्ड से स्टार्ट कोई स्टेटमेंट होता है इस केस में हमेशा ऑल से होता है। जैसे कि ये मैन इज मॉर्टल, मैन क्या हमारे पास एक नाउन है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। कभी भी स्टेटमेंट पढ़ने से, प्रोपोजिशन पढ़ने से पहले उसका आईडी को ध्यान में रखना है, तब हम उसके रिलेशन के बारे में सही सही आंसर दे पाएंगे। तो ये इसके कुछ पॉइंट थे। ऑल, नेम, टाइटल, ओनली और ग्रुप से स्टार्ट होने वाले वर्ड ऑल टाइप के कहलाते हैं। क्लियर होगी बात? तो एक मैंने एग्जांपल भी दिखा दिया, ये हमारे एग्जांपल में पूछा गया है। और तो इसका क्या रिलेशन है आने वाले वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। दूसरा होता है नेचर। ऑल टाइप के जो स्टेटमेंट होते हैं वो यूनिवर्सल अफर्मेटिव होते हैं, ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। अब बात आई कि सर और यूनिवर्सल अफर्मेटिव क्या होता है, इसे समझिएगा। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पे एक स्टेटमेंट, देखिएगा जरा, कि अगर मैं लिख दूं कि ऑल बॉयज आर स्टूडेंट, अगर मैं लिख दूं कि ऑल बॉयज आर स्टूडेंट, तो इसके अपने नेचर के कारण कहता है कि आप इसे पूरा सच मानेंगे, आप ये नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे सर ऐसा तो होता नहीं है। तो ये चीज़ें अफर्मेटिव होता है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। अगर इसके द्वारा कोई स्टेटमेंट लिख दिया गया वो आप उसे सर्वव्यापी सत्य मानेंगे, इसलिए इसको यूनिवर्सल अफर्मेटिव बोलते हैं। यानी इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि सर कुछ लड़के कुछ और भी हो सकते हैं, तो ये चीज़ें हम नहीं मानते, इसलिए इसे बोला जाता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव। और ऑल्दो यूनिवर्सल अफर्मेटिव के बारे में जब मैं आपको लॉक्स के बारे में बताऊंगा तो इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा। तो बस आपको फिलहाल ये समझना है कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव ने एज ऑल टाइप का स्टेटमेंट हमेशा यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता है। और तीसरा लास्ट और इम्पोर्टेंट इसका नोटेशन, क्योंकि रिलेशन को आप लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे, वहाँ पे हमें नोटेशन की ज़रूरत पड़ती है कि ए और ओ का कैसे रिलेशन होगा, ए और ई का क्या रिलेशन होगा। तो हमें ये जानने की ज़रूरत पड़ेगी कि ऑल टाइप का जो नोटेशन होता है वो ए से होता है। बात समझ में आ गया? तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन था आपके ऑल टाइप के प्रोपोजिशन का। नेक्स्ट आइए नो की बात करें। तो नो की अगर मैं आईडी की बात करूं तो नो की आईडी में सिंपली कुछ नहीं होता, सिर्फ नो लिखा होता है, इसमें और कोई ज़्यादा नहीं होता। जैसे मैं लिख दूं कि नो एक्स इज वाई, तो ये हमारे पास डायरेक्टली नो टाइप का स्टेटमेंट होगा। अब इसके नेचर की बात करें तो ये यूनिवर्सली नेगेटिव होता है। नेगेटिव कहने का मतलब इसके द्वारा कोई स्टेटमेंट अगर लिखी जाती है वो पूरी तरह से नेगेटिव सेंस रखता है। क्लियर है? अब इसके नोटेशन की बात करूं तो इसे ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सीक्वेंस को जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जब मैं रिलेशन बताऊंगा तो वहाँ इन्हीं टर्म्स का इस्तेमाल होना, ऑल्दो क्वेश्चन भी इन्हीं नोटेशन से पूछे जाते हैं। थर्ड की बात करूं जिसमें सम है, तो सम को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे देखिएगा। इसके अगर आईडी की बात करूं तो स्टार्टिंग में तो सम हो तो नो प्रॉब्लम, लेकिन इसके साथ हमारे हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में यूज किया गया है कि अगर मेनी लिख दिया जाए, मोस्टली लिख दिया जाए, फ्यू, एटलीस्ट, यूजुअली, जनरली, इस तरह के बहुत सारे अगर स्टार्टिंग में ऐसे वर्ड लिख दिए जाते हैं तो वो सम टाइप का होता है। जैसे मैं लिख दूँ कि सम एक्स इज वाई, तो ये हमारा सम टाइप है। दूसरा अगर मेनी से लिख दूँ, अगर मैं ये लिख दूँ मैनी बॉयज़
स्टूडेंट, तो ये हमारा मीनिंग जो है वो सम टाइप का हो जाएगा। तो क्योंकि बच्चों में मैंने ये देखा है कि ये कन्फ्यूजन होता है कि अगर सम लिख दे तो प्रॉब्लम, बट आज के डेट में क्वेश्चन के पैटर्न डायरेक्टली सम ना लिख के ऐसे वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। मीनिंग से पहले हमें समझ में आना चाहिए कि ये ऑल टाइप का है या सम टाइप का। अगर आपने इसे पहचानने में गलती कर दी तो रिलेशन में कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएंगी। तो इसलिए मैंने आपको ये वर्ड लिखवा दिए, मैनी से भी स्टार्ट होगा या फिर मोस्टली से भी स्टार्ट हो जाए, आप यहीं पर मोस्टली लिख दीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वाला वर्ड हमारे पास सम का हो जाएगा। फ्यू भी लिख दिया जाता है, और फ्यू भी लिख दिया जाता है, लिटिल भी लिख दिया जाता है, जनरली भी लिख दिया जाता है, यूजुअली भी लिख दिया जाता है। तो ये सारे टर्म्स सम से स्टार्ट होते हैं, ये चीज़ ध्यान में लेके चलिए। बट इतना काफ़ी है हमारे एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है इसे पर्टिकुलर अफर्मेटिव कहते हैं, यानी पार्सली अफर्मेटिव। अरे पॉजिटिव तो है लेकिन पूरा पॉजिटिव नहीं है, कुछ पॉजिटिव है, इसलिए इसको पार्सली अफर्मेटिव कहते हैं। इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। लास्ट हमारे पास सम नॉट। सम नॉट का आईडी कुछ नहीं होता है, सिर्फ सम नॉट लिखा जाता है। क्लियर है। और इसे पर्टिकुलर नेगेटिव कहते हैं, यानी कि थोड़ा सा नेगेटिव है, बाकी कुछ हो उससे हमें लेना देना नहीं, बाकी ये थोड़ा सा नेगेटिव होता है इसलिए पर्टिकुलर नेगेटिव कहते हैं, या फिर पार्सली नेगेटिव भी बोला जाता है। इसका रिप्रेजेंटेशन ओ से होता है। तो ये था आपके पास बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करते चले जाएंगे, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू।